नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। बिरसा नगर जोन नंबर 2 सिद्धू कानू चौक के समीप बिरसा मुंडा की प्रतिमा को जेएनएसी के कर्मचारियों द्वारा शौचालय में रखे जाने की सूचना के बाद बिरसा सेना ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के पहुंचने के बाद किसी तरह मामले को शांत कराया गया। बिरसा सेना के सदस्यों का कहना है कि बिरसा मुंडा की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए सामुदायिक भवन में रखा गया था, लेकिन सामुदायिक भवन को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने के बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा को वहां से हटाकर शौचालय भवन में रख दिया गया था, जिसकी जानकारी बिरसा सेना को हुई। उसके बाद बिरसा सेना के सदस्य वहां पहुंचे और प्रतिमा की खोजबीन की। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली कि पीछे बने शौचालय में मुंडा की प्रतिमा को रखकर ताला जड़ दिया गया है, जिसे लेकर जेएनएसी के खिलाफ सेना ने जमकर हंगामा किया। इसकी जानकारी जेएनएसी और बिरसा नगर पुलिस को हुई। उसके बाद पुलिस और जेएनएसी के अधिकारी वहां पहुंचे और वस्तुस्थिति की जानकारी ली। इसके बाद जेएनएसी की ओर से बताया गया कि बिरसा मुंडा की प्रतिमा को नया भवन बनने के बाद पूरे सौंदर्यीकरण के साथ मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। और यहाँ पे एक शौचालय है हेल्थ सेंटर के बगल में, बिरसा सेवा दल ऑफिस के जस्ट बगल में है, और उस शौचालय में तकरीबन 10-15 दिन से बिरसा मुंडा का स्टैचू को रखा गया था। और सोच लीजिए इतना मतलब खराब लगा हम लोग को कि जो हमारे बिरसा मुंडा धरती आबा जो अपने जल जंगल जमीन के लिए पूरे भारत के आदिवासी मूलवासियों के लिए लड़ाई लड़ी है, उनका मान सम्मान देखिए बाथरूम में रख के उनका मान सम्मान दिया जाता है। इस तरह की मानसिकता रखी गई है। अभी हम लोगों ने बस एक ही चेतावनी दे दिया है कि उस मूर्ति को वहां से हटा दिए हैं और यहाँ पे जो हेल्थ सेंटर के बगल में जो जगह है वहां पे हम लोग वेदी बना के उनको मान सम्मान के साथ और विधिगत रूप से उनको सौंदर्यीकरण करके हम लोग वहाँ पे स्थापित करेंगे। बिरसा सेवा दल और यहाँ के ग्राम सभा और बिरसा सेना। कौन लोग रखे थे मूर्ति? वहाँ पे जेएनएसी के लोगों ने रखा था और हम लोगों ने चेतावनी दे दिया है कि अगर दोबारा से ऐसा होता है तो हम जेएनएसी के एक भी अधिकारी को बिरसा नगर में घुसने नहीं देंगे, नहीं घुसने देंगे और बहिष्कार कर देंगे। हम मूर्ति स्थापित कब करेंगे? मूर्ति आप स्थापित मोटा मोटी सप्ताह भर के अंदर में। मुंडा जी का मूर्ति प्रतिमा रखी हुई थी पहले ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पे जब निर्माण हो रहा था, निर्माण कार्य के दौरान में इवन साफ सफाई के दौरान में उसको बगल वाले एक शौचालय में, बंद शौचालय में उसको साफ सफाई के दौरान में रखा गया। तो अभी जो स्थानीय लोगों एवं समाज सेवी लोगों के द्वारा में ये बात को उजागर किया गया कि क्यों वहाँ पे रखा हुआ है और क्यों ना उसका एक स्थल को स्थापित किया जाए, स्थापना किया जाए। तो इस विषय पे ही हमारी टीम जेएनएसी की यहाँ पे आई और लोगों से बातचीत करके समस्याओं को जानने का कोशिश किया और सभी से सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया कि यहाँ पे एक सामने में ही जो स्थापना किया जाएगा मूर्ति का। अभी मूर्ति क्योंकि बहुत पुरानी भी है तो उसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से उसको शेप देना होगा और अच्छा नया बनाने के बाद कोशिश किया जाएगा कि इसको सामने में ही स्थापना की जाएगी, ताकि प्रतिवर्ष बिरसा मुंडा जी की जयंती में और अन्य बहुत सारे त्योहारों के बीच में हम लोग इसकी पूजा कर सकें। वहीं जनता दल यूनाइटेड झारखंड में अपने पुराने राजनीतिक वजूद को पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और झारखंड जदयू के प्रभारी सह बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी का राजधानी रांची में आगमन हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। झारखंड जदयू प्रभारी ने कहा कि एक समय था जब झारखंड में जदयू काफी मजबूत हुआ करता था। हम उन्हीं पुराने दिनों को फिर से लाने की कोशिश में लगे हैं। इसे लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जन आधार को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर संगठन को कैसे और धारदार बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए और हमारे आने वाले चुनावों में हमारी रणनीति क्या होगी, कैसे हम मजबूती से खड़े हों। हम लोगों की ये चिंता है कि पहले यहाँ पर 11 पार्टी के विधायक हुआ अनफॉर्चुनेटली आने वाले वर्ष में यहाँ पर लोकसभा विधानसभा
हम अपनी पैठ कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी पार्टी को फिर से यहाँ कैसे खड़ा कर सकते हैं, उस पर गहन चिंतन मंथन होगा और उस पर हम लोग काम सहयोगी दल से क्या सीट शेयरिंग को रोकने लेकर बात होगी? जमशेदपुर पुलिस को फिर से सफलता हाथ लगी है, जहां 27 नवंबर को बागबेड़ा थाना क्षेत्र में हुए गोली चालन के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। बागबेड़ा इलाके के रहने वाले राहुल कुमार तिवारी के साथ हुई मारपीट एवं अंजनी पांडे के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने अंजनी पांडे, अभिषेक पांडे तथा राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। उनके पास एक रिवॉल्वर, 3 जिंदा गोली तथा खोखा जब्त किया है। इसकी जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि गिरफ्त में अपराधी अंजनी पांडे ने पहले राहुल कुमार तिवारी से 50,000 रुपए उधार स्वरूप लिया था। जब राहुल ने अपने पैसे वापस मांगे तो अंजनी पांडे और उनके साथियों द्वारा राहुल के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मामले को दूसरी दिशा देने के मकसद से अंजनी पांडे ने घर पर रखे अवैध हथियार से खुद ही अपने घर में फायरिंग कर ली और फायरिंग करने का आरोप राहुल कुमार तिवारी पर लगाया। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में सच्चाई सामने आई। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन करते हुए अंजनी पांडे, अभिषेक पांडे और राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार अंजनी पांडे का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह सेना से निष्कासित व्यक्ति भी है। सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन किया ही जा रहा था। इसी दौरान बागबेड़ा थाना में ही जेपी रोड में अंजनी पांडे के घर पे गोली चलने के बाद एक और सूचना प्राप्त हुई। तब इसमें फर्दर जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि जो लाल बिल्डिंग के पास मारपीट हुआ था उसमें अंजनी पांडे कुछ लोगों को वहां लेके आया था और बिट्टू तिवारी के साथ मारपीट इनके द्वारा की गई। इसमें पता चला कि बिट्टू तिवारी के परिवार वाले अंजनी पांडे को कुछ पैसा दिए थे, उसी को वापस मांगने को लेकर इन दोनों पक्षों में झगड़ा था। तो फर्दर जब अंजनी पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो अंजनी पांडे द्वारा बताया गया कि बिट्टू उसको बराबर पैसे मांगने के लिए परेशान करता था, इसीलिए बिट्टू तिवारी के घर पे हथियार लेके गए थे। और जब वहाँ पे पता चला कि सब लोग उसको हथियार के साथ देख लिया है तो ये वापस आए और इसने पुलिस को भ्रमित करने और बिट्टू तिवारी को फंसाने की नियत से अपने ही घर पे हथियार के द्वारा 2 गोली चलाई। उनके द्वारा जब अंजनी पांडे से वो फर्दर पूछताछ किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर था वो भी पुलिस ने जब्त किया और उसमें जो 2 खाली खोखा वहाँ से मिला और रिवॉल्वर के साथ 3 जिंदा कारतूस में मिला और अंजनी पांडे के घर से ही जो फायर किया हुआ कारतूस का प्लेट्स भी 2 बरामद हुआ। अंजनी पांडे जो अपराधी है इसने बताया कि ये इसका लाइसेंसी हथियार है, लेकिन इनके द्वारा पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला स्तर पे भी और थाना स्तर पे भी इस शस्त्र के विषय में किसी प्रकार की किसी भी पंक्ति में कोई एंट्री नहीं। पैसा क्यों मांगा करता था, वजह क्या था? पैसा उधार लिया हुआ था और इस घटना में जो बाकी और शामिल थे अभिषेक पांडे और राहुल कुमार सिंह, इन दोनों की गिरफ्तारी। झारखंड सरकार इस वर्ष भी सफलतापूर्वक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर आम जनमानस तक योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है, जिसे देखकर विपक्ष बौखला गया है। योजनाओं में पारदर्शिता होने के चलते भाजपा गठबंधन नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। ये कहना है झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन का। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन मंगलवार को सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत डुडरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मंत्री के साथ उप विकास आयुक्त प्रवीण गागराई, झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, बीडीओ प्रवीण कुमार समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार तीसरे चरण के कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, जिसमें ऑन द स्पॉट ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि विकास के तरफ सरकार के बढ़ते हुए कदम से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। नतीजतन उनके नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सभी पंचायत में कार्यक्रम आयोजित कर योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। डुडरा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं को प्रदर्शित किया गया, जहां हाथों हाथ लाभुक को योजनाओं से जोड़कर सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया।
शिविर में सरकारी योजना का लाभ और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। हेमंत सोरेन सरकार ने काम शुरुआत किया और विपक्ष लोग जो बीजेपी गठबंधन अशुभी न क्या है, वो लोगों का काम नहीं देख रहा। ये जो गरीब को डायरेक्ट बिचौलिया से हम लोग बचा दिया और उनका योजना का लाभ हम लोग दे रहा है, उसीलिए उन लोग का पेट दर्द हो गया। वो लोग तो नहीं किया, डबल इंजन सरकार रहते हुए भी कुछ नहीं किया। बीजेपी आरएसयू जब जनता डायरेक्ट संपर्क करके पदाधिकारी जाके घर घर दरवाजा तक पहुंच के गठरी खोल दे रहा है, योजना का गठरी क्या आपका हित का है, ये बीजेपी आरएसयू पच नहीं रहा। आदिवासी समन्वय समिति के तत्वावधान में आदिवासियों की जमीन लूट को रोकने समेत विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी रांची में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। धरना में शामिल आदिवासियों के अग्रणी और पुराने नेता देव कुमार धान ने कहा कि जिस प्रकार से आदिवासी जमीन को अवैध रूप से बेचा जा रहा है और आदिवासियों के धार्मिक जमीनों को लूटा जा रहा है, इन मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा आने वाले 1 महीने के बाद भारी संख्या में हम आदिवासी समाज के लोग उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। आज आदिवासी जमीन बचाओ अभियान का हम लोग जो है आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में जो आदिवासियों का जो सभी संगठन है उसको हम लोग एक मिलकर इसका शुरुआत कर रहे हैं। चूँकि आदिवासी जमीन जो खतियान है उसको गैर आदिवासी बनाकर जो बेचा जा रहा है, सादा पटा से आदिवासी को जमीन जो है बेच रहा है लोग। हमारे जो धार्मिक जमीन है, पानाई, महतवाई जो है, सरना, मसना, देशवाली, इस तरह से बहुत सारे ज़मीन को हमारा जो है लूटी जा रही है। साथ ही भूयरी ज़मीन को कायमी ज़मीन बनाकर लूटी जा रही है। करीब 5000 जो है दखलदहानी लंबित है, उस पर कोई दखलदहानी नहीं दिया जा रहा है। रांची शहर का खतियान को फाड़ दिया गया, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से हमारा जो है गरमजूरा ज़मीन को जो है फर्जी हुकुमनामा बंदोबस्ती करके धड़ल्ले से बेची जा रही है। जो है सीओ अंचल में जो है अंचल में आपको ऑनलाइन के नाम से पैसा जो है लूटी जा रही है। कोई सीओ चाहे किसी को बोलने से, डीसी, एसी किसी को बोलने से नहीं सुनवाई हो रही है। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। अगर आज इसके बाद हम लोग मांग पत्र देने जा रहे हैं, अगर नहीं कार्रवाई होगी तो 1 महीना के बाद फिर दल बल हजारों हजार की संख्या में हम लोग उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे और जब तक हम लोग मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग घेराव। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में सेल की कीरीबुरु मेघाहातुबुरु जनरल अस्पताल प्रबंधन द्वारा सारंडा संजीवनी नामक मोबाइल चिकित्सा वाहन सुविधा का शुभारंभ किया गया। इस सुविधा का विधिवत उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि सेल राउरकेला स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अतनु भौमिक, विशिष्ट अतिथि कार्यपालक निदेशक जयदीप दास गुप्ता, कार्यपालक निदेशक राजन प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मोबाइल चिकित्सा वाहन का फीता काटने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रभारी निदेशक अतनु भौमिक ने कहा कि हेल्थ सभी के लिए जरूरी है। सेल अपने तमाम क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते आ रही है। कोई भी बीमारी या डायग्नोसिस गांव स्तर पर इस योजना से हो पाएगा। ऐसा कार्य झारखंड व उड़ीसा के परिधि क्षेत्र में किया जा रहा है। इससे हमारे ग्रामीणों को भारी चिकित्सीय लाभ मिलेगा। ईडी राजन प्रसाद ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से लोगों का इलाज उनके गांव में हो जाएगा, कम लोगों को ही अस्पताल जाना पड़ेगा। सारंडा के ग्रामीणों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा। ईडी जयदीप दास गुप्ता ने कहा कि सारंडा के गांव में सेल अस्पताल को छोड़कर चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। ये मोबाइल चिकित्सा सुविधा चलता फिरता अस्पताल होगा जो सारंडा के गांव में जाकर मरीजों का इलाज करेगा। ईडी आलोक वर्मा ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए स्टील का उत्पादन जिस तरह से जरूरी है, उसी प्रकार खदान व आसपास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है।
जो मोबाइल मेडिकल वैन है ये हमारे 17 गांव में विज़िट करेंगी और जो भी जितने भी गांव में जाएंगे तो वो पहले से हम लोग इंश्योर करेंगे कि उनको पहले से रूट शेड्यूल मालूम हो और उनके साथ हमारे जो है साथ में जो मानव संसाधन जो जाएंगे इनके साथ डॉक्टर रहेंगे, लैब टेक्नीशियन, नर्स, फार्मासिस्ट और ड्राइवर साहब रहेंगे और ये वो वहाँ जाके पहले तो वाइटल्स लेंगे, हाइट, वेट, बीपी लेंगे, उसके बाद डॉक्टर से डायग्नोसिस होगा और डॉक्टर साहब जो भी टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट हमारे पास उपलब्ध है, हेमोग्लोबिन, रैंडम शुगर, यूरिन एल्बुमिन, प्रेगनेंसी और मलेरिया, जो भी जांच में जिस तरह से पाए जाएंगे और उनको डॉक्टर साहब दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे तो फार्मेसिस्ट साहब से वो दवाई लेकर जाएंगे। ये हम लोग अभी बोकारो स्टील प्लांट में भी 2016 से कार्यरत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो किरीबुरू और ये गोवा में भी जो मोबाइल मेडिकल वैन चली है वो सुचारू रूप से संचालित होगी। किस तरह का इलाज यहाँ पे इस एम्बुलेंस में सुविधा होगी? इसमें हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर की जितनी भी तरह के इलाज होते हैं जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, चर्म रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें कि हेमोग्लोबिन, एनीमिया, ब्लड शुगर और एनीमिया से रिलेटेड आती हैं बीमारियां उस तरह से, और प्राइमरी चिकित्सा में जितने भी तरह का है। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक सांची स्थित कार्यालय में मंगलवार को हुई। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश सहायक सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इंडिया के साथ पार्टी का गठबंधन हुआ है। भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत ये बैठक की गई है। यहाँ संगठन की स्थिति क्या है इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। अगर स्थिति बनी तो भाजपा का प्रत्याशी भी उतारा जाएगा। देश में बेरोजगारी बढ़ी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा पर केंद्र का ध्यान नहीं है। बार बार धर्म से जुड़े मामलों को सामने लाकर लोगों को मुख्य मुद्दे से भटकाया जाता है। साथ ही रोजगार से जोड़ने और शिक्षित करने जैसे मुद्दों से दूर रखा जाता है। जिला परिषद की बैठक है और जिला परिषद की बैठक में हमारा सामने एजेंडा 2024 का लोकसभा चुनाव और पूरे देश के अंदर जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है और भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम इस जिला की भी बैठक कर रहे हैं, जिसमें संगठन में सब जगह हाई में और फिर हमारी स्थिति क्या है उसका भी मूल्यांकन हम करेंगे और यहाँ से भी लड़ने की बात होगी तो हम लड़ेंगे। अभी देश की स्थिति है जिसमें बेरोजगारी का सवाल हो, पीएचडी का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, हेल्थ केयर का सवाल हो, ये सारे एजेंडा जो है मोदी जी उसको या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने छोड़ दिया है और एक ही एजेंडा वो उसको कह सकते हैं कि रिलीजियस एजेंडा को सामने ले आते हैं बार बार। मंदिर का सवाल हो, इसका सवाल हो और जो बेसिक सवाल समाज का जो है तो शिक्षा का सवाल हो, रोजी का सवाल हो, दवाई और पढ़ाई मुफ्त की बात हम लोग करते हैं उसका सवाल हो, ये सारे सवाल पर कोई चिंता केंद्र की सरकार नहीं व्यक्त कर रही है। उस सवाल को भी हम लोगों ने रखा है कि नीचे से उठा के इसके लिए संघर्ष करें और मुख्य रूप से आज का एजेंडा जो हमारे सामने है वह चुनाव का है कि 2024 के चुनाव में हम जनता को कैसे गोलबंद करें। इधर पोटका के 2 पंचायत हल्दी पोखर पूर्वी एवं गंगाडी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। झारखंड सरकार के 4 साल पूरा होने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड स्तर पर सभी विभागों के स्टॉल लगाकर जन समस्याओं को सुनने एवं आवेदन लेकर उस पर अमल करने को लेकर कार्रवाई की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अबुआ आवास के लिए लोगों ने आवेदन दिया। वहीं पोटका के हल्दी पोखर पूर्वी एवं गंगाडी 2 पंचायत में एक साथ जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि द्वारा सभी स्टॉल का बारी बारी से निरीक्षण किया गया एवं सभी लोगों से शिकायत एवं आवेदन करने पर पावती रसीद लेने की अपील विधायक द्वारा की गई, ताकि लोगों के पास आवेदन देने का प्रमाण हो। वहीं धरातल में कार्यों से प्रभावित केपीएस मानगो ने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की पहल पर एक राखा माइंस के दीनबंधु कुष्ठ आश्रम में 25 परिवारों एवं अंत्योदय भवन कुष्ठ आश्रम को सूखा राशन प्रदान किया।
गरीबी की तंग गलियों में जीवन बसर कर रहे उन जरूरतमंद लोगों के लिए जिन्हें 2 वक्त के भोजन के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की पहल पर केपीएस मानगो के निदेशक शरद चंद्र ने विद्यालय के बच्चे बच्चियों एवं शिक्षकों के सहयोग से राखा माइंस स्थित दीनबंधु कुष्ठ आश्रम एवं अंत्योदय भवन कुष्ठ आश्रम के 25 परिवारों को 3 महीने का सूखा राशन प्रदान किया। ऐसा कर शरद चंद्र ने अपार मानव प्रेम दर्शाते हुए धर्म निभाया। विगत 2 वर्षों से प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन वहां जाकर इन लोगों के सुख दुख में शामिल होता है। आज से शिक्षा का मंदिर यानी केपीएस मानगो भी इस अभियान का हिस्सा बन गया। इस प्रकार के कार्यक्रम केपीएस परिवार नियमित रूप से किया करता है, जिसके तहत केपीएस परिवार अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है और आगे भी करता रहेगा। संघर्ष फाउंडेशन पहुंचा राखा माइंस स्थित दीनबंधु कुष्ठ आश्रम, वहां रह रहे 25 परिवारों के बीच आज लगभग 3 महीने का सूखा राशन प्रदान किया गया। ये पहल, ये सहयोग केपीएस मानगो स्कूल की तरफ से उनके प्राचार्य एवं वाइस प्रिंसिपल, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने और खासकर मॉडरेटर ने, और सबसे गर्व का बात है कि सभी विद्यार्थियों ने जिस तरह से आज मानवता का परिचय दिया है, वही शिक्षा का मंदिर आज बना मानव सेवा केंद्र। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।